कहती हूँ, वो उनको फोन कर देंगी। ठीक ठीक ठीक, ओके। तो सर मैं थोड़ा सा हम लोगों ने ये प्रोग्राम अदिति महाविद्यालय और एनआईडीएम के साथ मिलकर के कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन आप नहीं थे, तो मीटिंग मैं थोड़ा सा इसका वो बैकग्राउंड सा दे देता हूं सर, जिससे कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो पहले दिन सर कोई 300 लोगों ने 350 लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया था, और हम सभी लोगों ने आपको मिस किया था एक साथ। और उस पहले दिन सर हम लोगों ने डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान की क्या जरूरत है और इसे डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल स्टार्ट करने के लिए कितना जरूरी है, इस पे बात किया, जिसमें सुशील कुमार सिंह जी सीईओ दिल्ली ने बात किया। और उसके बाद हम सब लोगों ने बात किया, गरिमा अग्रवाल का एक लेक्चर हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी के तरफ से भी ममता मैडम बोली, साधना जैन मैडम बोली, पात्रा मैडम बोली। तो पीछे से अब डिसास्टर मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है सर, डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान क्यों जरूरी है, वो बिल्कुल अब सेट हो चुका है। और आज हम लोग फिर से सभी इकट्ठा हुए हैं कि आज का जो प्लान है सर, वो ये बताना है हमें, हम इन लोगों को, कि डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान हम बनाते कैसे हैं, कौन बनाता है, उसको बना करके उसका करते क्या है, और कैसे उसको हम लोग लागू करते हैं जिससे कि ऑपरेशनलाइज हो जाए। तो ये नटसेल में हम लोगों ने जो 2 दिन किया सर, वो है। अब मैं ये समझता हूँ कि इससे एक हम लोग सब यहीं से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि मीटिंग को हम लोग, आपको ये फील नहीं होगा कि पीछे क्या हुआ था, वो पर्पस सोल्व हो गया है सर अब। तो अब साधना जैन मैम आप करें इनवाइट, और हम लोग चूंकि 2:30 से हम लोग का कमिटमेंट है स्टार्ट करने के लिए, और एग्जैक्टली 2:30 हो गया है। जो लोग नहीं आए हैं उनका नुकसान है, और राजेंद्र साहब को नहीं सुन पाएंगे। जी सर, आज के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंजू सिंह हैं। मैं डॉक्टर अंजू सिंह से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फ्लोर संभाले और राजेंद्र सर को इनवाइट करें। हाँ, थैंक यू साधना मैम, और थैंक यू सर। Namaskar to all who connected this online program, and good afternoon. Today I am eminently delighted to welcome you all of the 3rd day training program on role of disaster management plans to enhance the resilience of educational institutional building. On behalf of Aditya Mahavidyalaya and National Institute of Disaster Management, we warmly welcome to all of you on this afternoon. And in this regard, Sendai framework was very important. And according to Sendai framework for disaster risk reduction, 2015 to 30, pursue the goal of preventing new risks, reducing existing risks, and managing residual risks through integrated and multi-sectoral interaction. Educational institutions being a critical infrastructure during disaster and provide safe shelter or evacuation point in emergency. In past 2 days, we have gathered so much information, and today we have a very important personality, Rajendra Singh sir, जो कि हमारे बीच फर्स्ट डे हमें नहीं संबोधित कर पाए थे सर के बिजी शेड्यूल के कारण। लेकिन सर का ये सीरियसनेस मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं भी सर को फर्स्ट टाइम ही सुनूंगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि सर हमारे बीच आज आए। तो डिजास्टर को लेके इनका जो भाव है, उसी से इनके सीरियसनेस, उनके एटीट्यूड और इनके जो वर्क अनुभव का पता चलता है। क्योंकि जिसके पास होता है ना, वो देने के लिए कहीं भी जाता है। तो सर का काम, और सर का मैंने जब पढ़ा, शॉर्ट टाइम में तो हम ज्यादा दे नहीं पाते, लेकिन जो हमारे बीच हैं श्री राजेंद्र सिंह सर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ NDMA and former Director General, Indian Coast Guard. During his service as a Director General, he was awarded with the Tat Rakshak Medal on 15th August 1990, and later
President's Tatrakshak Medal on 15th August 2007. He also served as a chairman of the National Maritime Search and Rescue Board, chairman of the National Oil Spill Disaster Contingency Plan, and National Component Authority to support oil spill responses under the South Asian Cooperation Program. Sir, I welcome you on behalf of Aditi Mahavidyalaya and in this program. Sir, please हमें संबोधित करें, हमें खुशी होगी कि आपको सुनने का मौका मिला. Over to you, sir. Rajinder sir. Thank you, Anjuji. Thank you very much. And very good afternoon to you all present here. And I also like to wish you all the happy Nature Conservation Day, which is being celebrated today on 20th of July all over the world. And I thank the organizers for inviting me for today and speak on the role of disaster management plan to enhance the resilience of educational institutional building. It is a known fact that our country is highly risk prone to the natural and man-made disasters. India hazards and vulnerability are very well documented and need no elaborations as such. And here comes the role of disaster management planning at various levels and to enhance the resilience of educational institutional building as well. As a matter of fact, the national level, National Disaster Management Plan is in place. NDMP, it is 2019, it is in place. All the 36 states and union UTs, they have prepared their management plan that is in place. Out of 750 districts, almost 686 districts have prepared, that is almost 90% districts have prepared their disaster management plan, and that is in place. Now it is the onus is on the educational institutions and university to take the disaster management plan forward in our country. The education institution and university provide a universe of knowledge and expertise that can be readily mobilized as well as when needed. Spanning over the research, planning, implementation, response, and recovery measures, university may play a very, very vital role in disaster risk reduction. Now, it is high time for institutional training of faculties and students on the role of disaster management plan to enhance the resilience of educational institutional buildings. Here at the outset, I would like to share the Honorable Prime Minister had listed a 10-point agenda for the disaster risk reduction in the country, wherein Agenda 3 is discussed development of women leadership, women empowerment in DRR, and agenda number 6 is always talked about the development of network of the universities. These agenda points are very relevant here today for you all. Apart from it, Disaster Management Act 2005, if you read the section 32, also encourages all the offices, that is, I'm talking about building, institutional building, to have the disaster management plan in place. And it is very pertinent for the educational institutional building, especially for the disaster resilient infrastructure as well. While the government plays a robust role in carrying out disaster management planning and response plan, the university can contribute to the planning of response measure considering its major scientific base. I'm sure this program would help to better understand the disaster management component, especially in academic institutions,
to discuss issues and challenges, identify key learning, strengthen capacities of institutions, and promote women's role in the disaster risk reduction, which is a need of hour. Toward this, I would request you all to utilize all the knowledge and skill you gained in last 3 days through this program and share it to help the people and serve the society, especially the educational institutions and schools. Last but not the least, it is very important for everyone. I know that you all are very knowledgeable and enthusiastic people sitting in this audience. My humble request to you all is to please apply all the knowledge you have, you learn for greater good for the society. With this message, I would like to convey my gratitude, to wish you all the very best for this seminar that Aditi Mahavidyalaya has conducted, and everybody should understand this. Except volcano, we in this country, India, we got everything. You talk about earthquake, you talk about cyclone, heat wave, landslide, flood. That's what I said. Except volcano, we got all sort of disaster in India. We have to prepare ourselves to how to fight it out, how to save our lives. For this, education society, they have to play a major role. You people are the young generation. We are old. We are ready to hand over the baton to you people. And that is only possible when you people will come forward, take interest, make your building relevant, resilience free, and then only it can be done. Otherwise, you remember 1999 Paradeep, you remember 2001, you remember 2004 tsunami, earthquake, you remember 2004 Kashmir earthquake, 2008 cyclone Nargis in Myanmar, 2010 Hati earthquake. There is so many disasters where people, more than 10,000, 15,000, 20,000 people have lost their lives. So life is very, very precious. You have to save your life. You have to save your life of your family member, and you have to save the life of every countryman here. And it is possible only, my dear children, especially the girls, that you are very, very devoted. You take a lot of interest with the learning and picking up the things. So it is up to you how you are going to educate your society, your family, and your district and your country. With this word, thank you very much, all of you, and Jai Hind. Thank you. Thank you so much, sir, for your enlightening us and words of wisdom. और सर की बातों सुन के मुझे वो याद आ गई, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप 1 साल के लिए सोचते हैं तो चावल उगाइए, और अगर आप 10 साल के लिए सोचते हैं तो आम का पेड़ लगाइए, लेकिन अगर आप 100 सालों के लिए सोचते हैं तो लोगों को एजुकेट कीजिए। और आज डिजास्टर के रेफरेंस, क्योंकि डिजास्टर सदा से रहा है और आगे भी रहने वाला है, तो उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंट तो थी हर क्षेत्र में, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिजास्टर के टाइम में एक समझदार व्यक्ति ही एक सही समय पे सही निर्णय ले सकता है और अपने संस्थाओं को सुरक्षित बनाए रख सकता है, जिससे कि जो प्रभावित लोग हैं उनको असर की बातों से यही लगा कि हमें कैसे उसको मजबूत करना है और आगे हमें उसके लिए कितना भी ज्ञान वर्धन की जरूरत है हमें लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रेयस द्विवेदी जी को, रंजू मैम, मैं भी सर को थैंक यू करना चाहूंगी NIDM की ओर से फॉर ऑलवेज एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट एंड मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल and motivate us during these kind of programs। और हमने इसमें भी कोशिश की है सर कि किस तरह से एक यूनिवर्सिटी को, एक कॉलेज को हम DDMA से भी जोड़ें और उसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन से भी जोड़ें, जैसे NDMA से, NDRF से, NIDM से। तो हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सपोर्ट टैंक्स बन सके फॉर द DDMAs। दे कैन हेल्प देम इन, गाइड देम, हेल्प देम, दे कैन सपोर्ट देम थ्रू वॉलंटियरिज्म सो दैट DDMA ऑल्सो कुड वर्क बेटर। और आपके आने से सर बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू वेरी मच।
अब आज हम फॉर्मली कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले सुरेश द्विवेदी जी को इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि RI डिवीजन फ्रॉम NIDM से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू शेयर रिकैप्चुलेशन ऑफ डे 2 of the training program. सुरेश जी, due to some reason he is unable to make it, some emergency. Recap, recap part will be done by Nakul sir. okay, Nakul ji, I request you to give the recap of day. He has already given the brief of day 1 and day 2 to Sri Rajendra Singh sir, but I still request Nakul ji to give recap of day 2 in detail. We had two resource person yesterday. हमारे बीच आज के सेशन के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, रिसोर्स पर्सन हमारे बीच हैं, और आई एम वेरी प्रोफाउंडली डिलाइटेड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी to introduce one of the finest geographer in the present contest. So with this joining us today, Professor Vindhyasini Pandey, who is a splendid personality. Sir is going to talk on high altitude hazards in Indian Himalayan region. Sir is currently working as a professor of geography at Department of Geography, Delhi School of Economics, and he is additional holding other responsibility in DU, such as he is a Dean Works, Chairperson of Lakshmi Bai College, Governing Board of various college, and Provost of DU Hostel, International Students House, and other. He is a part of various committee of university. His thrust area of teaching is the environment, ecology, Himalayan, water, etc. And he has supervised 9 PhD and 8 MPhil, and presently supervising 10 PhD and MPhil scholars. He is a principal investigator of around 10 research projects. He has delivered so many invited lectures, more than 100, and at national and international forum. He wrote and edited 9 books, 60 research papers published in reputed journal, Scopus Index included, 45 research papers published in chapters as a chapters in book, 7 articles have been 17 published in magazines, and number of citation in newspaper and periodicals. He's a reviewer, editor, and joint editor of various reputed journals of India and at international levels. He has been received Young Geographer Award in 2000 from Indian Association of Geographers, NAGI. And honestly, it is impossible to mention every single accomplishment because there is so many. And sir, I must say it is our privilege to have with us, and thank you so much for joining us. Over to you, sir. Thank you, Anju. Thank you for nice words. Or it's very prestigious and delighted moment for me to join our colleague, our family, and part of the family in geography. So thank you for introducing Anju, but it's not required. We all are the same family member. But anyway, this is the academic media. We have to do introduction and all that. So my gratitude to all the colleagues, and good afternoon to every participants, and particularly the honorable colleagues from the DDMA, NDMA, and other colleges of Delhi University. Thanks, Professor Punya Patra, Dr. Anju Singh, for inviting me to deliver a lecture, keynote address to this program. And I do congratulate the principal, Madam Mamta Sharma, Professor Mamta Sharma, and the Aditi College entire for organizing such a wonderful academic programs. And indeed, no doubt it is outskirts of the city, but Aditi College is very rich in academic programs. In fact, no doubt I have a long association with this college, but still the kind of progression is going on, and academic pursuit and all the endowment is going on in Aditi College. I do appreciate and congratulate each and every members, all the colleagues, those who are working in the capacity of ad hoc. I congratulate all of them also for organizing such a wonderful program.
Because sharp at 3:30, I have to leave for another meeting. So I'd like to I'd like to go through the PowerPoint. Host disabled attendee screen sharing. Please allow me to share the screen. Anju, Sir, we are giving. Sir, giving. Please. please, yeah, please allow it. ऑर्गेनाइजर प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा शेयर कर दें, परमिट कर दें. Yes, ma'am, we are trying. I had seen Garima on this screen. Garima. Sorry. Hello, sir. How are you? I'm fine, Garima. I'm fine. So everything is okay? Yes, sir. Yes, sir. So Yes. delighted to see you. Actually, good to suddenly see you you, started Garima. giving your presentation and you came to the topic. Good to So see I you. thought, yeah, I should not Yeah. disturb you in the middle and maybe after the presentation. Sure. So nice to see you. Yeah, this training program is actually in collaboration with NIDM, and I am from the side of It's NIDM. wonderful. Yeah, it's Yeah. wonderful. Very So nice. to see you. Sir, we are trying to do that. There is some technical issue at the at that point where a host is there. So we can proceed if you can just initiate your introduction Yeah, part. host disabled attendee screen sharing. So that Yeah, we are trying, ma'am, I sir. can. The presentation. Soon it will be done, sir. Okay. Yes, yeah, share person. This is on next to accessible voting system for all. And as you may be aware that Danuta adopted this system partially, I would say, for personal disabilities. And now we have moved for accepting or adopting it for the larger community. And there was a meeting of Danuta executive few days ago where this matter was put. But Danuta did not show up sort of any kind of inclination or positive approach towards it. So we have decided to launch a signature campaign. So I appeal on behalf of Sambhavna that all of you should sign if you people are interested. अब एक बार ट्राई करके देखिए, जगमोहन साहब को होस्ट बना दिया गया है. जगमोहन नहीं है सर, नकुल जी. ये जगमोहन जी जो बोल रहे हैं, प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें. ये डॉक्टर प्रोफेसर BW पांडे का है जिनको आपको होस्ट बनाना है. प्रोफेसर BW पांडे आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे. जगमोहन को म्यूट कर दीजिए प्लीज. प्रोफेसर BW पांडे. जगमोहन जी प्लीज. अच्छा, पांडे साहब को होस्ट दे दिया गया है. ओके, थैंक यू सर. सर पांडे सर. यस. Is it visible? Yes, very well, sir.
Very good. Thank you. Thank you to Aditi Mahavidyalaya. Sir, आपकी presentation नहीं दिख रहा है. I think, is it visible to others? Anju ma'am, you can see the presentation of sir? Garima? No, ma'am. No, I'm asking not- only to Garima and Anju ma'am, not others, everybody, all 60 people. Please tell me, can you repeat, please? Can you see the presentation of sir? No. No, ma'am. You can send the presentation to me if required. I can also try to share it. Not a problem. प्रोफेसर साहब आप एक बार फिर से रीशेयर कर दें, अपना प्रेजेंटेशन आ जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, आपको राइट है ऑलरेडी. Now, Sir, we are can visible. see the- Sorry, ma'am. Sorry. Sir, please proceed. Please proceed. Okay, is it visible now? Sir, please proceed, sir. Okay. So many things I have derived from my guru. So I devote this talk to my guru, late Professor R.B. Singh sir. Whatever I have learned with his field visit, I think Garima may remember the visit of Upper Beas Basin, Manali, and many photographs from that time and the recent I have used this. So what are why there is a lot of geo-environmental hazards? It's all both the reason because of the climate change on one hand. Hello. And number of anthropogenic activities. There are certain features of the high altitude which everyone understands. High altitudes are characterized with marginality, Hello. fragility, inaccessibility, and the social needs. You can find a satellite view of the Himalaya. Himalaya, popularly known as third pole, because of its glacial areas, largest glacial areas, apart from Antarctic pole and the Arctic pole, so popularly known as third pole. These glaciers feed thousands of rivers, draining out centrifugal pattern throughout the South Asia, Southwest Asia, Central Asia, and the East Asia. And the number of human civilizations have flourished, and both the social and economic rituals, functions are all depends on the Himalayan river systems, rivers, water from the highland, and sustainability in the lowland, resources of the highland and the livelihood in the lowland. So it provides a very strong relationship between the highland and the lowland interaction, which is not found anywhere in the world or other mountains. Friends, Rocky system, Andes system, Great Dividing Range, they're all big chain of the mountains, much bigger than Himalaya, but they are not so important as the Himalayan geosystem because of sustaining the almost 50% of the world population. So it is the Himalayas only among all the mountain system, it is the Himalayas only considered as third pole and human equator. Human equator because sustaining almost 50% of the population of the world. Because of the Jungfrau Mountains, there are number of fragilities, vulnerabilities, risk, exposure, hazard, and finally disasters. All kinds of the triggering the components and the phenomena are found
both the natural as well as anthropogenic. And the blend of the both, I would like to share with you about the hazards and disasters. So, and how these hazards and disasters are being impacted by the climate change. The climate change is very much visible over the Himalaya. Both the qualitative and quantitative analysis is now available to prove the climate change on the Himalaya, which are affecting the ecosystem aspects, triggering the natural hazards and the risk. And these natural hazards and the risk are posing a lot of socioeconomic impact in the Himalayan geosystem. And the most important thing, come to the geophysical. We talk about geophysical. This is the one example I have taken from Himachal Pradesh, a little part of Uttarakhand, where you can find the seismic tectonic structures. These thousands and thousands of the seismic tectonic frameworks provide the source of energy, triggering an earthquake, resulting in the slope failure in the form of landslides, debris flow, earth flow, mud flow, and so many other hazards. And you can find the seismic tectonic faults later on filled up with the rainwater, snow water, and converted in the form of rivers. And most of the rivers and the roads are almost parallel. In any mountain system, roads have been developed parallel to the river. You can see the Satluj, Beas, Chenab, major rivers, and the same way in the Valley, you can find a parallel number of roads. Roads are constructed to the slope, cutting, and there are series of the slope failure where large number of landslides found you can find. If you superimpose these landslides, the roads, the rivers, and the seismic tectonic structures, all if you superimpose in one, you can find that there is a very bonding relationship between among all these four, and hence these are the triggering hazards, disasters, particularly very severe landslides. And this is the photograph of 1995, where you can see between Kullu and Manali, this was earlier National Highway 21, and see there is a truck passing through on this highway, and see the height of the exposed vulnerable mountain slope. And what would be the height of around more than 100-meter vertical wall of this loose structure, which can fall down and can lead a very disastrous consequences, which had happened in 1995 near Kullu. 60 buried alive near Kullu. This was the photograph taken during my PhD in Upper Beas Basin. The same time that I was in Manali, this severe landslide occurred where 60 people buried alive. And see the number of traffic in the name of the mountain tourism development, series of the traffic which have been developing on the mountain and creating a number of geophysical as well as anthropogenic. Few geophysical I have discussed. I'd like to share few anthropogenic. So climate change, climate variability, there are certain anthropogenic examples I'd like to share. This is the Alaknanda River Basin, and one can see the upcoming of the human settlements in the bottom of the valley. Over the last 2 decades, there is a continuous downslope movement of the settlements, and uphill settlements are being abandoned. And my question is from the participants of this program, why people are shifting from upward to downward? Why the human settlements are moving downward from uphill to downhill in the bottom of the valley? Answer is the drying up of the spring in the uphills due to climate change.
no water, no availability of water. So neither they do household work, nor they do cultivation. They are forced to migrate. And now they have climate migration, forced migration due to climate change, increasing the temperature, releasing the greenhouse gases, changing the microclimatic conditions. This is Kirtinagar, Srinagar, Sriyant, Chauras. Number of Kanur basins have been developed along the river Alaknanda. Another picture I would like to show is the Simla, where you can see the kind of constructions. The land use land cover changed. The forest land replaced completely by the buildings. And the third I'd like to share you, this is the Leh. So kind of urbanization, tourism-based urbanization, globalization impact on the tourism and urbanization, creating lot of greenhouse releases, gases, and microclimate change. Few example I'd like to share with you. This is the 40 years data of the temperature rainfall in Chamba district, Chamba station, 1978 to 2018. One can easily find that after 96, 97, there is a continuous drop of the rainfall, continuous fall of the precipitation, and now the less precipitation and the more temperature as the peak. You can see the rainfall and temperature graph, green color showing the temperature, which is rising up after 95, 96, continuously rising up, and the precipitation graph is continuously declining down, and one can see this change, which is very obvious, predicting the climate change. Also, this climate variability, and now proving the climate change over the last 40 years data. Two qualitative examples I'd like to share with you. The Bannon Resort in Manali. John Bannon introduced the apple orchard first in Mandi district in 1930s at the height of 1500 meters. Later on in 90s, it shifted to 2000 meters in Kullu. And now in 2020, the good quality of apple is being grown at the height of 2600 meters. So friends, you can find in the time span of 90 years, there is shift of 1100 meters upward. So shifting the tree line, shifting the snow line is very common throughout the Himalaya. Secondly, these villages, which I visited in 94, 95, like Vasisht, Chadiari, Burwa, Kulang, Manalsu, Chichoga, Gursal, and other villages, these villages were well drained by the natural springs, perennial source of the water. And now in 2020, when we visited, all these villages are now dependent on the tap water, supply water. These villages have lost their natural springs. Same case in the Uttarakhand, Vedupuri, Ramoli, Chiri Garhwal, Nainital, Almora. All these villages were self-sustained ecosystem now have drained out and not a drop of water to drink. So there are the abandoned villages coming up. More than 1,000 villages have been abandoned in Uttarakhand alone. So all these requires the resilience to the climatic variability, geophysical vulnerability, and these climatic and geophysical both are related to the reducing the livelihood security. And one example I'd like to share, ascending the tree line and recession of the forest. आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये फोटोग्राफ पहले देखे होंगे और आज आप इसको देखें, पहचानें. Who can identify this tree? इस पेड़ को कौन पहचान सकता है? Can anyone? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Anyone can identify this tree? Can anyone identify this tree? Garima? Gaurav Kumar
ने गरिमा बोला तू है तो पहचान सकती है, सर यू कैन आइडेंटिफाई गरिमा। वैसे फोटो में 2018 में लिया हूं, कोई पहचान सकता है इसे? पत्तों को देखो ध्यान से, एनीवन? लीव्स के नहीं पैटर्न पहचान डिफरेंट है दोनों साइड्स में, क्या ये कुछ है इस तरह का केस? नहीं नहीं कोई नहीं पहचान सकता, इसलिए नहीं पहचान सकता, आप गलती नहीं है, क्योंकि ये पेड़ है ही नहीं। देखो नीचे जूता पहना हुआ है। हाँ? ओहो दिस इज नॉट ए ट्री, कुछ अजीब सा तो है। दिस इज अ पर्सन कैरिंग द फ्लॉर फॉर्डर। भी हो सकता इतना प्लेन पे रोड के साथ। This is a person carrying that, oh the person carrying the fodder Okay. for the animal. Like these women are ready to go to the forest for the collection of fodder and fuel, and then in the evening they come back. So you might have, remember friends, you might have learned about the Anderson report. So when Anderson report 1865, that time the distance between the forest and the village was between 2 kilometer to 4 kilometer. And now this distance between the village and the forest has grown more than 10 kilometers. So these women have traveled every day over more than 20 kilometers. Other impact, reducing the pasture land. Similarly, the nomadic herders. Over the last 3 decades, we compare the 3 decades back in 80s and now in 2020s, they have to travel at least another 50 kilometers more in search of grazing land. Average distance traveled by this nomadic herders had increased almost 50 kilometers, and especially during summer season. So, lot of things due to climate going on. One example I'd like to share with you, that you can see 2,139 villages, they don't have safe drinking water, and hence they are forced to migrate. They have left their villages. Similarly, due to climate change, the lots of such a beautiful house now become abandoned, and several thousand villages in mountain region, particularly up hills, are being abandoned. And also due to the climate change, there is a water metrics, water economic emerging up, a new concept in the mountain, particularly in the Leh Ladakh region. These young people are now fetching the water in the bottom of the river Indus, river Nubra, and all these rivers, and then selling out in the market. Whole day the cars are running out for selling out this water, and particularly because of the construction of roads and coming up of the tourism development, new dhabas along the roadside. So these are the people who supply water in the dhaba and earn money. Coming to the solution, so number of preparedness plans have been formulated by the NDMA and execution by the DDMA and the NDMA, and all that responsible agencies are doing work. And no doubt the GREF and the border road organizations and the CPWD, all these are engaged in making their roadside safe, but because of the heavy flood, heavy rainfall, cloudburst, all these roads are triggered almost every year, and this year particularly the Himachal Pradesh is worst affected. So the cloudburst, flash flood are very common phenomena both in the Uttarakhand as well as in Himachal Pradesh. A number of structural and non-structural mitigations are going on, and with the help of community, with the help of government, the joint venture, the programs are going on to reduce the vulnerability, hazards, and disaster in the mountain area. On the other hand, there is a ecosystem restoration. One side, reduction of the risk, other side, restoration of the ecosystem. So to avoid the loss of the livelihood and the resources from the disaster on one hand, providing the ecosystem services for the local livelihood on the other hand.
So both systems are going on by one. So ecosystem restoration are going on by for sustaining the ecological restoration for valued ecosystem components, including the environmental, water, soil, and the forest, social and health, and economic. And I'll give an example from the Himachal Pradesh, Leh Ladakh, and Uttarakhand. You will like these examples. So livelihood, sustainability, resilience, the resilience for economic prosperity, resilience for ecological serenity, and the resilience for social fencing. All these contributions and achievements are going on, and no doubt the watershed management and springshed management both are going on as a meso to micro level planning. At the village level planning, springshed management is going on with the local initiatives for ecological restoration and re-strengthening the mountain ecosystem through initiatives and local indigenous knowledge. And at the watershed level covering so many villages and panchayats, so watershed management is going on, including the local initiatives for ecological restoration and re-strengthening the mountain ecosystem through new initiatives and local indigenous knowledge. So friends, watershed management and springshed management providing number of solutions, both the disaster risk reduction and livelihood sustainability, both hands going hand in hand, enhancing the Jal, Jungle and Jameen, the concept of the ecosystem restoration. And we have certain geographical wisdom and suitable examples. Geographical wisdom and suitable examples are that, see, one name you must have heard about, the Dudhatoli region of Garhwal, Himalaya, Sri Sachidanand Bharti ji, who brought their new springs with the afforestation and Chal Khal project called Bhagirath of modern India. Secondly, Chaudhary Jagat Singh Jangali, who brought the concept of forest agro and won the Magsaysay Award, and now he became the honorary professor of environment in HNB Garhwal University, Srinagar. An ex-soldier, he had given now new pathway to the local people on the mountain how to sustain the ecosystem, also sustain the economy. His earning has crossed more than 20 lakh per annum with the concept of the forest agro. And following his footprint, millions and millions of farmers in the mountain are now they are doing forest agro program. Similarly, in Leh Ladakh region, Norfel Wangchuk, in the Phayang village, who introduced the ice stupa artificial glacier. Later on, engineer Sonam Wangchuk, who had propagated and he had advocated more and more about the ice stupa. And this ice stupa concept now from the local platform to the international platform going on, and now has become Magsaysay Awardee, and number of funds program going on in Garhwal, in the Leh Ladakh region, where the entire prosperity of the economy, prosperity of ecosystem in the Leh Ladakh region coming up. This is the pool which supply the water from artificial glacier to the village level, both for household services as well as for agriculture. So sustaining the ecosystem, sustaining the ecology, sustaining the agriculture, sustaining the social system, all is going on with the geographical wisdom. Similarly, TSDC in Uttarakhand providing fund for the Chal Khal project, construction of the pits. These pits are filled up with water and groundwater recharged. The dry springs now has become re-channeled, re-drained, and the kind of the traditional subsistence farming converted to commercial farming in the mountain region. So both the economic prosperity and ecological serenity, and also because of improving the social capital, social well-being, so there is social fencing, all concepts are coming up along with the
local initiative, but local participation, education, awareness. It is all women empowerment going on in the mountain system, where all these components are providing a livelihood sustainability option and solution in the mountain area. Friends, you had seen the earlier photograph of the old Leh. Now you can see the new Leh after the concept of the ice stupa, artificial glacier. New Leh, friends, I would like to share with you, new Leh, you see the nature of building, how the building nature has changed, and the multiple story building which are supporting the tourism, and all these developments after the Three Idiots. So requirement of the hotels and hotels in Leh Ladakh region. So now new Leh, and you can see the new Leh filled up with the lush and green trees in the valley. In the old Leh, not a single tree you can find, but in the new Leh, find all the streets, all the landscape, green landscape with the hotels. Similarly, local people now getting the social forestry, agroforestry, providing doorstep fodder and fuel availability, so that these smile faces are, because now they have to travel less distance. Friends, forest area is increasing in Uttarakhand as compared to Himachal Pradesh and Leh Ladakh, Jammu Kashmir. Forest area are increasing in Uttarakhand. So distance between the forest and village are decreasing. So these happy faces also getting lot of forest product sell out in the market. They say the rhododendron flower has become a key product, income to the local level in the villages in Uttarakhand, providing economic prosperity and the smile on the faces of the people. Friends, people are happy with the new initiatives, watershed management, springshed management, and no doubt the DDMA, NDMA, NIDM, all these agencies with the help of the central government supporting the state government to reduce the reduction of the risk and expansion of the livelihood and sustainability. Thank you so much. It's 3:20 exact time. I would like to conclude, and thank you very much. Thank you so much, sir. We are delighted to hear your insightful talk and words of wisdom. और सर ने किस तरह से हाई जो माउंटेन एरिया है, जो उनका पीएचडी का वर्क है और रिसर्च भी बहुत सारे प्रोजेक्ट सर ने उस पर किए हुए हैं, माउंटेन एरिया उनका मेन रिसर्च एरिया है। तो इसके पहले ही एक तो प्रॉब्लमेटिक है, उसमें उन्होंने दो जो मेजर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है अर्बनाइजेशन, टूरिज्म, जो कि उस चीज को और कई गुना बढ़ा देते हैं, न केवल उस एरिया के लिए बल्कि वहाँ पे रहने। मैडम नो ऑडियो, म्यूट पर है अंजू मैम। ठीक है, क्विकली डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर पांडे, तो क्विकली हम लोग कुछ 3 क्वेश्चंस जो हैं अगर किसी के हैं तो वो चैट बॉक्स में या हैंड रेज कर ले, और क्विकली 3 क्वेश्चंस लेंगे। सर थोड़ा सा और पेशेंस चाहिए आपके तरफ से, आपका प्रेजेंटेशन काफी सराहनीय और काफी नॉलेजेबल था। इनफैक्ट मैं ज्योग्राफी बैकग्राउंड की नहीं हूँ, पर मुझे भी बहुत उससे जानकारी प्राप्त हुई। 3 क्वेश्चंस कोई भी ऑडियंस में से अगर सर से पूछना चाहे, सर हमारे साथ अवेलेबल हैं। Not only question, we have also observation. हाँ, अपने कुछ अनुभव या Yeah. चलिए, जब तक कोई क्वेश्चन पूछता है मैं थोड़ा सा सर के साथ, क्योंकि इतना टाइम बिताया है, तो थोड़ा शेयर करूंगी कि सर आई एम रियली फर्स्ट ऑफ ऑल delighted to see you, and thanks for accepting to make this presentation in today's this online training program. And undoubtedly you have done a lot of work in this area, and I think सर 20 साल से ऊपर से तो मैं ही देख रही हूँ, आपको इससे ज्यादा ही हो गए होंगे कि इस लाइन में आप काम कर रहे हैं। Fortunately me and Dr. Garima
had visited the Upper Byas Basin same time Yeah. with the Professor R.V. Singh sir. And you took me back to the memories of our research trips Yeah. and trekking plans. Yeah. Way back again, that life which I think I have almost forgotten. That time, Garima, you were in the master course, na? मास्टर्स भी ग्रेजुएशन में सर वहां गए थे आरवी सिंह सर के साथ ये आई थिंक ये जो आप दिखा रहे थे सर मनाली का ऊपर का ट्रैक रोहतांग पास एंड ऑल उसका उसमें गए थे। और प्रोफेसर नीनू कुमार कुछ शेयर करना चाहते हैं। प्रोफेसर नीनू कुमार, आप अपने आप को अनम्यूट करें मैम। Good evening. Thank you, Professor Pandey, for a very illuminating talk. But the point is, I think you would be very aware, since you come from the field of geography, you're very much aware of it. The disasters end up happening every year, whether they are the earthquakes or they are floods or whatever situation might be. And then, you know, various agencies promise so many things that the next year things will become better and we're doing this and we are doing that, and every year we see that people suffer, and still, you know, nothing is done. So my question is, why is it that, you know, at ground level things just do not end up happening despite very tall promises made by the various agencies? Thank you. Madam, it is not the disaster, it is not the hazards coming to our doorstep. Rather, we are stepping out to the doorstep to the hazards and disaster. If you can analyze the photograph I had shown you, the kind of houses which are being constructed in the bottom of the valley of the river. Roads are being developed parallel to the river. Rivers had its own course. This weather phenomena, cloudburst, flash flood, these are very common phenomena. So which are the areas which are being affected because of the proximity between the human habitat and the disaster prone areas are reducing. So if you will construct a house in the bottom of the valley, the house will be flashed out by the river. This is the going on. Because of increasing the human population, increasing the economic level, providing the economic opportunity, the construction is going on all the way along the roadside and all the way along the river side. We go to any mountain region in the world, and particularly in India, and that too come to the Uttarakhand and Himachal Pradesh. You can't find a single 1 kilometer road without construction, without hotels, without dhaba, without building. And similarly, you can see most of the rivers are parallel, most of the roads are parallel to the rivers. The thing is that disasters were occurring earlier also, but had least impact on the people. But now, because of increasing population, we are coming closer to the root of disaster. So it is being affected more and more. I mean, okay. a take from what you have just said, Professor Pandey. So it is actually the population, the human greed, and our own selfish needs which end up spoiling the national habitat. As a result, the suffering is more and more. Yes, it's true. Very true. Thank you. Okay, thank you. Now 3:30, pardon me, I will leave because I have the urgent meeting at 3:30, the management committee meeting at my hostel. So thank you so much. Thank you so much for inviting me, and definitely we'll see you once again in future. Okay, Anju. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, Dr. Punya ji, all colleagues, Garima, okay, I'll see you once again. Thank you so much. Bye-bye. Thank you for joining. Thank you so much, sir. Now, I'm elated to invite Mr. Nakul Kumar Tarun. He is best known as a founder of Zone 4 Solutions. He worked as a deputy director with the Directorate General of NDRF and Civil Defense, Ministry of Home Affairs, the Government of India. He also worked with the
International Welfare Agency, such as the United Nations Development Program and South Asian Association for Regional Cooperation, and famous as a SARC, Disaster Management Center. He's going to deliver a deliberation on key aspect of the steps of development of disaster management plan for educational institutions, risk assessment and mapping. Nakul sir, over to you. Madam, hope I am very much audible to everyone. मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? Yes, जी sir. सर। थैंक यू। Yes, sir. तो मैं हार्डली 25 से 30 मिनट लूंगा अपनी बात कहने में, अगर आप लोग बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे तो। अगर करेंगे तो मैं टाइम और बढ़ाऊंगा, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगले 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट में आप सभी लोगों को इस बात की पक्के तरह से जानकारी हो जाएगी कि एक डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए हम लोग कैसे सोचते हैं और कैसे सोचना चाहिए और क्या क्या स्टेप हम लोग लेते हैं। तो मुझे तो केवल 20 से 22 मिनट चाहिए। आप लोग मेरे साथ 20 से 22 मिनट बिल्कुल मुझे सुने, और उसके बाद हम लोग एक बढ़िया डिस्कशन करेंगे जिसमें आपके सवालों का जवाब दूंगा मैं। तो मुझे बस अगर आप लोग ये बताएं कि ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है क्या? जी सर, जी। यस सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मैं देखिए क्योंकि पहले दिन से दो बातें हो रही हैं, है ना। आज भी जहाँ पे अभी सवाल चल रहा था, एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर से पूछ रही थी कि बताएं हम लोग इतना कुछ करते हैं, उसके बाद भी डिसास्टर जो है वो कम क्यों नहीं हो रहा, उसका जो है नुकसान कम क्यों नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया जवाब दिया गया। उसी को मैं थोड़ा सा आगे उसे एलेबोरेट करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी सरकारें मैक्सिमम जो पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, डे 1 पे पहले भी बताया गया, डे 2 पे गरिमा अग्रवाल ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया कि हमारे पास बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, और डे बाय डे गवर्नमेंट हर दूसरे साल तीसरे साल उसे और बेटर करते जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पॉलिसी लेवल पे वी हैव NBC, नेशनल बिल्डिंग कोड है हमारे पास। हम लोगों ने इसे अपडेट भी किया है। गरिमा अग्रवाल ने यह भी शेयर किया था कि हमारे पास डिसास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन भी है। साथ में हमारे पास, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है जो 2017 में आया था, और इसमें ये बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि हमारे जो स्कूल है, स्कूल बोला तो मैं उसी को कहूंगा, वही चीज फिर से लोग कहूंगा कि स्कूल मतलब सब कुछ है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, ये सभी स्कूल ही हैं। तो हम लोग एक चीज बोले और समझे कुछ, तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि सभी स्कूलों का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना करके लागू करना है। अच्छा, लागू करने का मतलब ये होता है कि उन्होंने प्रोसेस बताया है कि क्या क्या करना है और उसको कैसे अप्लाई करना है 365 दिन। ऐसा नहीं है कि बना करके और उसे हम लोग लॉकअप में रख दें। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, जो आजकल एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, वो उनका भी लेटर जाते रहता है। NDA में हर साल लिखता है कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, सेंटर को, लर्निंग सेंटर को सेफ बनाना है। और हम लोग स्पेशली, मैं जोन 4 सॉल्यूशन की तरफ से बता रहा हूँ, वी हैव अ वेरी गुड टीम जो 365 दिन एजुकेशन सेंटर को सेफ बनाने पे ही काम करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आज के तारीख में कोई 5,500 एजुकेशनल सेंटर है जिसका हम लोगों ने डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है और लागू कराया है, जिसमें लेटेस्ट जो है वो अदिति महाविद्यालय है, जिनके साथ हम ये प्रोग्राम अभी कर रहे हैं। अब अगला आपको ये देखना है, ये बता रहे कि भाई इतनी अच्छी पॉलिसीज वगैरह है ना। अब मैडम का क्वेश्चन सुनते हैं। प्रोफेसर साहब पूछ रही थी कि फिर डिसास्टर का जो नुकसान है वो कम क्यों नहीं हो रहा, हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब ने जो जवाब दिया उससे आगे मैं और जवाब देता हूं कि देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है
कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जाएगा और क्लाइमेट चेंज भी होएगा, तो वैसे वैसे डिसास्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है और उसका मारक क्षमता और बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो नेचर के पास, हजार्ड के पास जाते जा रहे हैं। पहले इतना हम लोग नदी के किनारे, नदी का जमीन या पहाड़ के जमीन में इतना ज्यादा नहीं एंटर करते थे, लेकिन आज जो भी है, ग्रीड है, ह्यूमन ग्रीड है, या जो भी कहें, मजबूर हैं, जो भी कहें, बिकॉज यू डिसाइड मार्केट कि कौन साउथ दिल्ली में रहेगा और कौन यमुना के किनारे रहेगा। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो साउथ दिल्ली में रहेगा, जिसके पास कम पैसा है वो यमुना के किनारे। तो ये मार्केट भी फोर्स करता है। तो ये जो यमुना के किनारे रहेगा उसका एक्सपोजर ज्यादा है फ्लड का, जो साउथ दिल्ली में है उसका। तो ये बिल्कुल सब मिल्क, मतलब कोई एक काउज नहीं है। हाँ, जो हम कर क्या सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि जो पॉलिसी बनी है, जो गाइडलाइन है, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद, काफी मेहनत के बाद हमारे जो अपेक्स अथॉरिटी है वो बनाती है, तो उसे हम लेटर और स्पिरिट में ट्रांसलेट करें। अगर हम उसे रॉन्ग ट्रांसलेट करेंगे, जो ट्रांसलेशन ही रॉन्ग होएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन तो क्या खाक होएगा, बिल्कुल गलत होएगा। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, उदाहरण के लिए जैसे आप देखिए, ये दो पिक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। पहले दिन से डिस्कशन में ये है कि मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर था जिसमें फायर हो रहा था। अब आप देखिए ये लोग खिड़की से इवैक्यूएट कर रहे हैं, रस्सी का वो लैडर बना करके। ये भी एक इवैक्यूएशन, ये भी एक एस्केप ही है ना। और आप देखिए राइट हैंड साइड में इधर बच्चे इस बिल्डिंग के सीढ़ियों से निकल करके आ रहे हैं, राइट। तो अब ये है कि दोनों तो एस्केप रूट ही है, तो ये सही है क्या, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ये राइट वाला तो सही है, ये जो कोचिंग सेंटर से जो बाहर निकल के आ रहे हैं ये गलत है। अच्छा, मैं गलत कह रहा हूं तो इसका मतलब इनको इधर से नहीं निकलना चाहिए था, आग के धुएं में मर जाना चाहिए था, या फायर में जल जाना चाहिए था, नहीं। तो दोनों में अंतर क्या है ये समझना है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चे जो निकल करके आ रहे हैं, यहाँ पे एक प्लानिंग की गई है ऑलरेडी, डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान यहाँ पे बनाया गया है, और उसी प्लान के अनुसार ये बच्चे देखिए सीढ़ियों से इवैक्यूएट हो रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई प्लान नहीं था। प्लान तो क्या, बेसिकली मतलब कुछ था ही नहीं, डिसास्टर मैनेजमेंट का डी भी यहाँ नहीं था, कि जिससे किसी को आइडिया ही नहीं था कि इस केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या कर सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि ये जो कोचिंग सेंटर है इसका कोई आरवीएस किया हुआ होता, रिस्क एनालिसिस किया हुआ होता, तो मैं ये अश्योर करता हूं आपको कि वो इनको जरूर बताया होता कि अगर चलिए ठीक है, आगे से अगर एक सीढ़ी और नहीं लगा सकते हम, तो अभी जहां से निकल रहे हैं ये, वहीं पे एक गोल वाला लोहे की सीढ़ी लगाया जा सकता था इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए, है ना, एस्केप रूट के लिए। लेकिन न तो इन लोगों ने करवाया और न किसी को पता था, इसलिए आज ये हालत है। तो इससे ये निकल करके आता है कि हम लोगों को अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपने यूनिवर्सिटी का, अपने कोचिंग सेंटर का बिल्कुल एक ऑपरेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है और उसे लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना है। ये समझ में आया हम लोग को ये देख करके। तो हम यहाँ से जो ये खिड़की से निकल करके आ रहे हैं वो हम सीढ़ियों से आ पाएंगे, या ये कहें कि प्री आइडेंटिफाइड एस्केप रूट से हम निकल करके आ पाएंगे और बिल्कुल सेफ आ पाएंगे। तो यहां तक तो बात समझ में आई हम लोगों को। अब मुझे ये बताना है कि जब डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान हम लोग बनाते हैं तो करते क्या है ना। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे टोटल कि ये 8, 3, 11 ब्लॉक है। इसे अगर हम लोग समझ लें, और आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि इसमें कहीं भी किसी को कोई डाउट हो, बस मेरा प्रेजेंटेशन इसी तक में लिमिट रहेगा। तो आप लोग अगर इसे एक बार समझ लेंगे तो फिर दोबारा आप लोगों को डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान इवेल्युएट कर सकते हैं आप। ये ठीक है, आप बना नहीं सकते तो आप कम से कम इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई देखिए हमारा ये प्लान जो है वो सही है कि नहीं है। तो हम ये करते क्या है, लेट से कि हमें किसी भी, लेट से एबीसी कॉलेज का या स्कूल का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए मिलता है कि जी हमें आप
हमारे स्कूल का, हमारे कोचिंग सेंटर का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ से एक टीम है जो आपके इंस्टीट्यूशन में जाती है, आपके स्कूल कॉलेज में जाती है और उस पूरे बिल्डिंग का इन एंड अराउंड रैपिड विजुअल असेसमेंट करता है। रैपिड विजुअल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम कुछ बिना तोड़ फोड़ किए हुए जिस हालत में बिल्डिंग है उसी हालत में वहां पे क्या क्या हजार्ड अवेलेबल है और क्या पॉसिबल हजार्ड्स हो सकते हैं उसे हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, बहुत सारा फोटो क्लिक करके लाते हैं। ठीक है, यहां तक पूरे बिल्डिंग में हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, पैर घसीट घसीट के घूमते हैं। पैर घसीटने से ये हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग में स्लिप एंड ट्रिप एरिया कहाँ है। स्लिप एंड ट्रिप एरिया एक ऐसा जगह होता है, जो बिल्डिंग पुरानी होती है तो पत्थर क्या होता है, फर्श जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, इतना स्मूथ हो जाता है कि कई बार आप वहां पे फिसल के अपने आप ही गिरने लगते हैं और इमरजेंसी के केस में फिर गिरने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लेट से थोड़ा सा भी कुछ हुआ और एक स्टाफ या एक बच्चा वहां पे गिर गया तो बाकी पीछे के लोग उसके ऊपर से निकल जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई स्लिप एंड ट्रिप एरिया। तो आप सब लोग जो है वो रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग असेसमेंट समझ गए होंगे। ये कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपका नब्ज चेक करता है, जरूरत पड़ता है तो थर्मामीटर लगाता है और उसे समझ में आता है तो स्टेथोस्कोप लगाता है और ये पता करने की कोशिश करता है कि बीमारी कितनी है, राइट। तो ऐसे ही हम लोग रिस्क कितना है ये उसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे होते हैं रैपिड विजुअल असेसमेंट में। अब जो हमारे लोग इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं, हमारे पास पहले से बना हुआ एक रिस्क कैलकुलेटर है जिसमें वो सारा इंफॉर्मेशन ला करके डाल दिया जाता है, जिससे कि उस एरिया का रिस्क निकल आता है। कुछ इंफॉर्मेशन लाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही डाला हुआ है। एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं या नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं तो जोन 4 हम लोगों ने उसमें डाल रखा है, सेस्मिक जोन 4 है या सेस्मिक जोन 5 है, राइट, या वो ड्राई जोन है, वेट जोन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो सब पहले से ही हम लोगों ने डाल रखा है क्योंकि वो डिफाइंड है पहले से ही। अब जो नया इंफॉर्मेशन आता है वो भी उसके साथ क्लब कर देते हैं तो हमें रिस्क कैलकुलेट हो जाता है। रिस्क कैलकुलेट का मतलब कि हमें बीमारी पता लग गई। अच्छा, ये पॉसिबल है कि एक ही बिल्डिंग, एक ही दीवार के साथ 2 स्कूल हो या 2 इंस्टीट्यूशन हो तो दोनों का रिस्क अलग अलग हो सकता है, ये क्वाइट पॉसिबल है। अच्छा, अब दो ब्लॉक आप लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा ब्लॉक पे आप लोग ध्यान दीजिए। जितना रिस्क है, जैसे जितना हम बीमार हैं, डॉक्टर तो वही है ना कि उतनी ही दवाई दे। ऐसा नहीं कि सारा बोले भाई कोई 150 दवाई खिला दो, कोई ना कोई फायदा कर, फिर डॉक्टर किस बात का है वो। तो ऐसे जो प्रोफेशनल डिसास्टर मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्क के हिसाब से आपके मिटिगेशन मेजर्स बनाते हैं। ऐसा नहीं कि साहब जहां लेट से कि दिल्ली में स्नेक बाइट नहीं है तो हम स्नेक बाइट भी करा रहे हैं, दिल्ली में साइक्लोन नहीं है तो हम साइक्लोन, तो ऐसा नहीं करते। जो रिस्क उस एरिया में आइडेंटिफाई होता है उसी का मिटिगेशन मेजर्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो 3 डब्बे हम लोग समझ गए। अब हम लोग चौथा ब्लॉक पे चलते हैं। अब इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक्चुअली कुछ हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना जो एक्शन में आएगा, उस समय एक्ट करेगा, उस समय रिएक्ट करेगा, राइट। तो क्या करते हैं, उसको जो भी रिस्क हमें आइडेंटिफाई होता है उसको मिटिगेट करने के लिए हम कई तरह के टीम एंड टास्क फोर्स बना देते हैं, राइट। ये पहले से हम करके रखते हैं और क्योंकि वो आइडेंटिफाइड लोग हो जाते हैं, भैया देखो ये आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, पहले से ही टीम बना देते हैं। अब हम लोग 5वें ब्लॉक में आते हैं। हर टीम का जो टीम हम लोगों ने बनाया वो हर टीम का और उस टीम के मेंबर का हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना देते हैं। प्रोसीजर करने का मतलब हिंदी में उसका काम बांट देते हैं, है ना, कि देखिए जब आग लगेगा तो आपको ये करना है, राइट। जैसे मैं ये फिक्स कर सकता हूँ कि आग लगेगा तो गरिमा मैडम जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे, तनुश्री मैडम जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करेगी। कि पहले से रोल हम लोग उसमें फिक्स कर देते हैं, राइट। अब जैसे इसमें है कि हम लोगों ने जब सबका रोल, ये पहले से कोई बीच में बोल रहा है, इसे धर्मवीर इनका बंद करो माइक। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो रोल हम लोगों ने फिक्स कर दिया पहले से ही,
वो इसलिए करके रखते हैं कि जिस समय इमरजेंसी होगा उस समय आप मीटिंग तो ले नहीं पाएंगे कि देखिए शर्मा जी आप ये करिए, देखिए वर्मा जी आप ये करिए, ऐसा हो नहीं पाएगा, है ना। तो करना क्या पड़े, पहले से ही फिक्स रहे कि शर्मा जी को ये करना है, वर्मा जी को ये करना है, यहां तक ठीक है। मीनवाइल हमारे जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, ड्राफ्टमैन हैं, वो क्या करते हैं, पूरे बिल्डिंग का सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप बना देते हैं, ठीक ना। सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप क्या मैप होता है, एक्चुअली एक ऐसा मैप होता है जो कि धुएं में, जब बिल्डिंग, भगवान ना करे कभी किसी के इंस्टीट्यूशन में फायर हो, लेकिन ये होता है, इंस्टीट्यूशन में होता है, फैक्ट्री में होता है, होटल में होता है, यू नेम अ बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में ये फायर होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो धुआं के वजह से होता है। एक एवरेज डेटा है कि अगर फायर में 100 लोग मरते हैं तो उसमें से 94 लोग जो हैं वो धुआं और अदर चीजों से मरते, केवल 6 लोग जल करके मरते हैं। ये एक एवरेज डेटा है। तो आप देखिए कि स्मोक इज द बिगेस्ट किलर। तो होता क्या है कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं 15 साल से 20 साल से, उसमें भी अगर फायर हो जाए तो घुप अंधेरा हो जाता है, इतना अंधेरा हो जाता है कि उसी ऑफिस में, जबकि उस ऑफिस में आप 20 साल से काम कर रहे हैं, आपको एग्जिट दिखता ही नहीं है, आप निकल ही नहीं पाते, एंड यू हैव ओनली 94 सेकेंड टू एस्केप, क्योंकि उतने देर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके दिमाग में घुस जाता है और फिर आपके ब्लड में वो आने लगता है और आप बिल्कुल जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं। हालांकि उस समय आपको दिख रहा होता है, आपकी सांस भी चल रही होती है, लेकिन आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। जहां आप बैठ गए वहीं बैठे रहते हैं, जब तक आप तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि कोई आपको पकड़ के निकाल नहीं ले। तो 94 सेकेंड होता है आपके पास। तो ये जो सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप होता है, वो कितना भी धुआं होगा उसमें ये अलग से चमक के दिखाएगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि धुआं में वो कैसा दिखता है, मोबाइल के स्क्रीन की तरह चमकता है और आपको गाइड करता है कि देखो आपका एग्जिट इधर है ना। तो क्या है कि आपको निकलने का मौका मिल जाता है, आप एस्केप कर जाते हैं, आप बाहर आ जाते हैं, अगर आपके पास फायर एग्जिट वगैरह सब कुछ पहले से है। कैसे होगा, जब आप डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे तो आपको डिसास्टर मैनेजर बता देंगे कि देखिए आपके जो एग्जिस्टिंग एस्केप रूट है वो कम है, नंबर में कम हो सकता है या विड्थ में कम हो सकता है, हाइट एंड ब्रेथ में कम हो सकता है, तो बता सकते हैं आपको कि भाई इसको बढ़वा लीजिए। नहीं है, नहीं बढ़वा सकते तो कोई टेम्पोररी अरेंजमेंट कर लीजिए, है ना। जरूरी नहीं है कि परमानेंट स्ट्रक्चर ही लगाया जाए, क्योंकि इमरजेंसी रोज रोज तो आता नहीं, इमरजेंसी कभी कभी आता है और उतने देर में अगर आपने नहीं किया तो फिर नुकसान हो जाता है। तो आपने समझ लिया डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप। फिर हम लोग क्या करते हैं, आपने कई केस में सुना होगा कि स्कूल में एक बच्चा गिर गया, उसके सर से ब्लीडिंग हुई और स्कूल मैनेजमेंट जो है उस बच्चे को अपने कार में या एम्बुलेंस में रख करके हॉस्पिटल के लिए घूमता रहा। दे कुडंट डिसाइड कि उसको सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाना है कि एम्स ले जाना है या दीनदयाल ले जाना है, और फोन पे बात करते इसमें काफी नुकसान हो जाता है। तो डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान में हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरी जो हैं, खास करके हॉस्पिटल, पुलिस, फायर का हम शॉर्टेस्ट रूट मैप कर देते हैं और उस पर टाइम स्टैम्प भी लगा देते हैं कि कितने देर में आप स्कूल से अगर बच्चा को लेके चले हैं तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ये हम डिसाइड कर देते हैं कि नहीं, पहला हॉस्पिटल आपको यहीं जाना है, अगर ब्लीडिंग हो रही तो यहाँ जाएंगे, बर्न हो रहा है तो आप यहाँ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बर्न वार्ड नहीं होता है ना। तो बर्न के लिए अलग से हॉस्पिटल आइडेंटिफाई कर देते हैं हम लोग। ऐसे ही फायर स्टेशन के लिए भी कई बार आप लोगों ने सुना हो कि फायर वाले चल तो पड़े बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड योर स्कूल। उनको स्कूल मिल ही नहीं रहा था, उनको कॉलेज मिल ही नहीं रहा था, उनको इंडस्ट्री मिल ही नहीं रहा था, तो क्या वो भटक जाते हैं रास्ता। तो हम लोग इसलिए फायर का भी जो रूट है वो मैप कर देते हैं, उस पर टाइम स्टैंप लगाते हैं। क्यों? ताकि स्कूल मैनेजमेंट को ये पता हो कि इतने देर में भाई इतना टाइम तो लगेगा फायर को आने वाले में, राइट। ऐसे ही पुलिस का भी करते हैं हम लोग। तो आप ये समझ गए होंगे मैपिंग ऑफ शॉर्टेस्ट रूट ऑफ इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन। अब हम लोग 8वां ब्लॉक को पढ़ते हैं कि जैसे लेट से हमने कह दिया कि भाई शर्मा जी वर्मा जी जो हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे, है ना, टीम में फिक्स कर दिया हमने। अब कहने से तो उनको फायर एक्सटिंग्विशर चलाने आ नहीं जाएगा, उनको रोल दे देने से नहीं होगा ना, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा।
किस लिए? जो उनको रोल हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में दिया था उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, उस टीम और टास्क फोर्स को ट्रेन करते हैं, वो रोल जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में हमने उनके लिए रोल फिक्स किया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो ये हमने ऊपर के 8 ब्लॉक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया टोटल, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं 9th ब्लॉक। अब देखिए, आप लोगों ने किसी भी स्कूल में जाइए, आप किसी कॉलेज में पूछे जी मॉक ड्रिल करते हैं क्या, बोलेंगे हाँ हम करते हैं। कोई कहेगा 4 बार करते हैं, कोई कहेगा 5 बार करता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो साल में 10 बार भी करते हैं। लेकिन उनसे अगर पूछिए कि जी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है क्या, तो बोलेंगे नहीं है। अब मजेदार बात पूछिए, टेक्निकली जो है मॉक ड्रिल जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का होता है, टेक्निकली ये सही है। मतलब मॉक ड्रिल किसका करेंगे? अपने प्लान का। क्यों करेंगे? कि हमारा प्लान जो है वो सही से चल रहा है, ऑपरेशनलाइज है कि नहीं है। अगर नहीं चल रहा है, जो उसके टीम मेंबर हैं वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव अ चांस टू इंप्रूव योर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, राइट। तो इस पर्पस के लिए मॉक ड्रिल करते हैं हम लोग, मतलब अपने ही लोगों को। ये कोई तरीका नहीं है कि हम अपने स्कूल में फायर वालों को बुलाया, बोला जी मॉक ड्रिल कर दीजिए। या बहुत स्कूलों को मैंने ऐसा देखा है, एनडीआरएफ को बुला लेते हैं, बोलते हैं जी मॉक ड्रिल कर दीजिए। देखिए, एनडीआरएफ को मॉक ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, दे आर ट्रेंड, उनके लोग पहले से ट्रेंड है। मॉक ड्रिल किसको सीखना है? आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि जिस समय डिजास्टर होएगा, न तो वहां फायर वाले होंगे, न वहां पुलिस वाले होंगे, और न ही एनडीआरएफ वाले होंगे। ये तो बाद में आएंगे, असिस्टिंग एजेंसी है, रिस्पॉन्डिंग एजेंसी जो बाद में आएंगी आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए, है ना। तब तक टाइम जो है वो कहते हैं ना कि तब तक काफी नुकसान हो चुका होगा, बिकॉज इन इमरजेंसी फ्यू सेकेंड जो है वो बहुत बड़ा टाइम होता है। तो हम ही लोगों को ये मॉक ड्रिल करना चाहिए। ऐसा गाइडलाइन का इंटेंशन है, जो एनडीए में गाइडलाइन दिया उसका इंटेंशन ये है, इसे समझना है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप भी हैप्पी हैं कि मैं तो मॉक ड्रिल कर रहा हूं, है ना, मैंने प्लान बना लिया है। वो कागज के टेबल पे वो अपने बना लिया इवैक्यूएशन मैप, बोला जी हमने बना लिया है, आपने लगा लिया, लेकिन इमरजेंसी के केस में वो चलेगा नहीं और आपका नुकसान हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों को सही से उस गाइडलाइन को पढ़ना है और उसे ट्रांसलेट करना है, उसे इंप्लीमेंट करना है कि उसका इंटेंशन क्या था, राइट। अच्छा, अब देखिए, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनता है तो ऐसे भी इंडिया में अनसाइन डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाता है उससे साइन करवाइए उसमें। क्यों? अगर वही ओन नहीं कर रहा है कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है, तो बाकी दुनिया क्या ओन करेगी? कल अगर कोई बात हो जाएगी तो कम से कम वो तो खड़ा होगा कि जी हाँ हम उस समय देखा था, हमने बनाया, तो उससे कोई सवाल तो पूछ सकता है। तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक क्वालिफाइड डिजास्टर मैनेजर से साइन होना चाहिए। और यहीं पे नहीं, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की 2 कॉपी बनती है, एक कॉपी आपके इंस्टीट्यूशन में रहता है, एक कॉपी डीडीएमए में सबमिट होता है। देखिए, यहां तक आपका काम है कि आप डीडीएमए में सबमिट कराएं और उसका एक्नॉलेजमेंट अपने पास रखें। अब यहां से स्टार्ट होता है डीडीएमए के काम की। भाई डीडीएमए में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्यों दें? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि डीडीएमए वो कोलैबोरेटिंग एजेंसी है, वो अम्ब्रेला है जो सारे इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरीज को कोऑर्डिनेट करता है, राइट, इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो उनका काम है कि जब डिजास्टर जब वो मीटिंग बुलाते हैं तो उनके साथ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान शेयर करते हैं। कि देखिए, उदाहरण के लिए अभी जैसे अदिति महाविद्यालय का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना है, तो डीडीएमए नॉर्थ है ना, जो अलीपुर में है, उनके यहाँ सबमिट हुआ है। तो उनका रोल है कि अब वहाँ के फायर वालों को, वहाँ के पुलिस वालों को, उनके साथ वो शेयर करें, उनको बताएं कि देखिए भाई यहाँ पे इतने बच्चियां पढ़ती हैं, इतने स्टाफ है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे आपका फायर स्टेशन है, यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन, यहाँ पहुंचने का रास्ता है, जो इमरजेंसी के समय में टाइम बचाएगा। और टाइम बचाने का मतलब है कि जान बचाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने का है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी जो मैं कह रहा था, देखिए ऐसा ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जब ये पूरा प्रोडक्ट तैयार होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बन करके रेडी हो गया, तो ये 2 कॉपी बन करके तो ये तैयार होता है, बुकलेट टाइप का ये है ना, जो एक कॉपी डीडीएमए में सबमिट होता है।
और ये आप देखिए, ये साइड में इवैक्यूएशन मैप है, सेल्फ ग्लो, बिल्कुल देखिए अंधेरे में, ये डार्क रूम है, बिल्कुल यहाँ का लाइट गया हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन ये देखिए कैसे मोबाइल की तरह चमक, मोबाइल स्क्रीन की तरह चमक रहे हैं। अगर आप इन्हें देखें तो स्टैक किया हुआ है, वो नीचे से भी लाइट आ रहा है ना। तो ये आपको ये दो चीज एट द एंड ऑफ ये सारा एक्सरसाइज एज ए प्रोडक्ट मिलता है। बाकी जो है वो आपको सर्विसेज के रूप में मिलता है, ट्रेनिंग चाहे मॉक ड्रिल, राइट। तो ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का कंसेप्ट। अच्छा, हम लोग जो ये प्लान बना रहे होते हैं तो उसी प्लान के समय में हम लोग ये भी डिजाइन करते हैं कि मोस्ट ऑफ केस में आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के लिए हम लोग स्कूलों में हूटर लगा देते हैं, राइट। वो बजा देते हैं, वो चो 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 बजने लगता है, जिससे कि हमारे बच्चे समझ जाते हैं कि कोई इमरजेंसी है और मुझे इवैक्यूएट करना है, चाहे कहाँ पे पहुंचना है, कहाँ पे सेफ प्लेस है। तो उसको सिंबलाइज करने के लिए हम लोगों ने ये बनाया है, ये डिजाइन ऑफ इमरजेंसी बेल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, गरिमा मैडम डे 1 से कह रही हैं कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव मतलब जो सबको लेकर के चले, जो सब कुछ इंक्लूडेड हो, है ना। कौन कौन इंक्लूडेड हो, वोमेन मतलब गर्ल्स उसमें इंक्लूडेड हो। कौन इंक्लूडेड हो, डिसेबल्ड लोग इंक्लूडेड। डिसेबल लोग कैसे इंक्लूड होगा, आप चोचो बजा देंगे और जो हियरिंग इंपेयर्ड है, जो कान से सुनते ही नहीं, वो आपके चोचों को कैसे सुनेंगे क्या हूटर को, नहीं सुनेंगे। तो बाकी लोग भाग जाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे। उन्हें कौन बताएगा कि फायर हुआ है, चाहे भूकंप आया, कौन बताएगा उन्हें, राइट। तो इमरजेंसी बेल ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो कि सबको पता लगे, ओके देयर इज ए इमरजेंसी, राइट। इस सबको पता लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जो हेल्दी लोग हैं उन्हीं को हम बताएं कि तो कोई इमरजेंसी है और बाकी लोगों को हम बताएं नहीं कि इमरजेंसी है, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि जो लोग जिनका हियरिंग इंपेयर्ड होते हैं, उनके लिए अलग से इमरजेंसी लाइट लगा बेल डिजाइन किया जाता है, ठीक है। वो स्टॉप लाइट बेल बोलते हैं, उससे लाइट चर 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 करके निकलता है। लेट से किसी स्टूडेंट का कान खराब हो सकता है, आंख तो ठीक है ना, तो वो आंख से देख लेते हैं कि अच्छा ये लाइट निकल रही है, उसे चर 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 करके तो समझ जाते हैं ओके इट्स ए इमरजेंसी, तो वो इवैक्यूएट कर जाते हैं, राइट। तो हम लोग जो डिजास्टर प्लान बना रहे हो तो हम पूछते हैं कि जी आपके स्कूल में कोई डिसेबल बच्चा भी है। अगर आपने हाँ कहा तो फिर हम उसको किस तरह का डिसेबिलिटी है उसको, राइट। बीच में कोई बोल रहा है उसे बंद करिए प्लीज। तो ये हम लोग ऐसा करके एक इंक्लूसिव इमरजेंसी बेल बनाते हैं, राइट। अच्छा, ऐसे ही ये भी पॉसिबल है कि एक बच्चा ऐसा है जिसका आंख और कान, राइट, दोनों खराब हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्वाइट पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस बच्चे के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के लिए हम लोग वाइब्रेटिंग बेल डिजाइन करते हैं, क्योंकि ये बड़ा कम चांस है कि एक ऐसा बच्चा होगा, तो इनका नंबर बहुत ही कम होता है, हार्डली 1-2 होते हैं। तो वैसे बच्चों के पास जैसे जहाँ चेयर में बैठते हैं वहां पे वाइब्रेटिंग अलार्म लगा देते हैं उनको स्पेशल, या घर में उनके पीलो पे अगर घर के लिए करते हैं तो घर में उनके पीलो के पास या बेड के पास एक जैसे मोबाइल में वाइब्रेटर ऑन होता है, वैसे ही ये काम करता है, जिससे कि उनको पता लग जाता है कि देयर इज एन इमरजेंसी, राइट। तो ये तो हो गया हमारा इंक्लूसिव डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हम लोग इमरजेंसी वेल डिजाइन करते हैं, जो सायरन जिसे बोल रहे हैं। ऐसे ही अब निकलने के लिए कि लेट से मेरे तो दोनों पैर ठीक है तो मैं सीढ़ियों से उतर के भाग जाऊंगा, कहीं से थोड़ा कूद के भी भाग जाऊंगा। उनका क्या, जिनके दोनों पैर ठीक नहीं है, चल नहीं सकते हैं, है ना, व्हील चेयर से चलते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे भागेंगे सीढ़ियों से। इज इट पॉसिबल कि वो सीढ़ियों पे रन होते हुए एक नॉर्मल बच्चों की तरह निकल आए, ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो क्या पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हालांकि अब नई बिल्डिंग में तो रैम बंद करके ही आ रहे हैं, और जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने चिट्ठी लिख के कहा है कि भैया आप रैम बनवा लीजिए। लोग बनवा भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या कर रहे हैं, खाना पूर्ति कि केवल बाहर गेट से कर लेते हैं। प्रोसीजर ये है कि पूरा स्कूल जो है वो असेसेबल होना चाहिए, है ना। हम लोगों को ऐसा मौका मिला है, एक स्पेशल स्कूल है वहाँ कड़कड़डूमा के पास,
मैं नाम भूल गया, जिसमें कोई 280 डिसेबल बच्चे हैं, जिसका हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना करके और लागू करवाया, और पूरा स्कूल जो है वो ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 4th फ्लोर तक बिल्कुल डिसेबल लोगों के लिए असेसेबल है, कोई कहीं भी जा सकता है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 4th फ्लोर तक, राइट। तो ऐसे ही ये रैम के स्ट्रक्चर्स हैं, रैम के थ्रू आप व्हील चेयर से कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि ठीक है, हम लोगों ने इवैक्यूएशन मैप लगा दिया, तो जिसके पास अच्छा जिसकी आई साइट होगी वो तो उसको फॉलो कर लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट दोज जिनका आई साइट खराब है या टोटल ब्लाइंड है, तो वो उनको कैसे गाइड करेंगे हम इवैक्यूएशन रूट, कहाँ जाएंगे, वो तो गिर जाएंगे सीढ़ियों में, है ना, और गिरने के बाद पीछे वाले लोग उस पे उनके ऊपर से निकल जाएंगे, स्टैम्पिड हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं टेक्टाइल पाथ बनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं लंबी लंबी जो लाइन वाली है, इसको फॉलो करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जो डॉट वाला देख रहे हैं, जो डॉटेड है, वहां पे वो रुकते हैं और फिर देखते, मतलब इसका मतलब यहाँ से आगे नहीं जाना है, डॉटेड का मतलब यहाँ से आगे नहीं जाना है, अब यहाँ से मुड़ना है या यही रुकना है। तो इसे हम लोग टेक्टाइल पाथ कहते हैं। हम लोगों ने कई, जैसे एक यहीं पे शांति नांगली डेयरी का भी एक स्कूल है, जिसमें हम लोग ये टाइल्स लगवा रहे हैं, उस स्कूल को भी हम लोग इंक्लूसिव बनवा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने इंस्टीट्यूशन को इंक्लूसिव बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, और जब तक इंक्लूसिव नहीं होगा तब तक इतनी सारी बातें करने का कोई फायदा है नहीं, जो अभी एक प्रोफेसर साहिबा कह रही थी। फिर क्या होता है, सारा इवैक्यूएशन होने के बाद मेरे पास टाइम तो अभी है ना, अभी है, हमारे पास टाइम है, तो मैं 2 मिनट में इसको खत्म करता हूँ। हम जब सारा ये मैंने बताया कि एग्जिट डिजाइन हो गया है ना, अलार्म डिजाइन हो गया, तो बच्चे निकल करके एक सेफ प्लेस पे इकट्ठा होते हैं। कैसे इकट्ठा होते हैं, ऐसे इकट्ठा होते हैं। सही बात तो ये है कि अगर जब बच्चे इस तरह से खड़ा होते हैं तो इनकी बैक टैप काउंटिंग होती है, हर कोई इनके पीठ पे नॉक करता है और उसे पता लग जाता है कि कितने बच्चे अंदर थे, वो तो पहले से पता होता है कितने बच्चे बाहर आए हैं, जिससे कि पता लग जाए कि बच्चे जो है कितने बच्चे अंदर रह गए हैं। या ये भी हो सकता है कि वो कोई म्यूजिक रूम में हो और जो अलार्म है, फायर का अलार्म है या हूटर है या इमरजेंसी सायरन, वो सुना ही नहीं, वो तो डांस कर रहा है फर्स्ट क्लास बच्चा, है ना। तो उससे अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा नहीं निकल पाया है, तो फिर जो आपके स्कूल का ही सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, वो जाता है और वो जा करके उसे निकाल करके लाता है। तो ये सिंबलाइज करने के लिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। अगला जो स्लाइड है हमारा वो ये है कि हजार्ड्स जो है वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, और कोलैबोरेट करने के वजह से उनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। तो बेहतर है कि हम सब भी आपस में कोलैबोरेट करें, जैसे हम लोग आज अदिति महाविद्यालय के साथ कोलैबोरेट करके, NIDM के साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपदा का न्यूनीकरण कर रहे हैं। वैसे ही आप सब लोग भी कोलैबोरेट करके बड़े से बड़े आपदा को डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं, उसकी मारक क्षमता को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के मेरा जो था वो ओवर हो गया है। अब आप लोग मुझसे अगर चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। Thank you, sir, for sharing practical aspects and procedure required for framing steps of planning in education institutions, in a very simple way. And for questions, we'll wait for some minutes. Then, गरिमा जी, सर गरिमा जी मॉडरेट करेंगी सेशन को, तो उनको इनवाइट कर लेते हैं। Now I'm pleased to... गरिमा भी अवेलेबल नहीं है, वो भी अवेलेबल नहीं है, पर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग दे सकते हैं, अदरवाइज मैंने अभी फीडबैक फॉर्म के लिए कहा। गरिमा दिख रही है साफ साफ, इतना स्मार्ट गरिमा दिख रही है। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं इसमें। तो हाँ, अगर सवाल है तो ले। मैं देखिए लास्ट में अभी एक क्वेश्चन आया है कि डिजास्टर प्लान लागू किया नहीं, कभी कोई
इंक्वायरी जाती है या नहीं जाती है? अगर कोई डिजास्टर प्लान नहीं बनाया है किसी ने तो कुछ एक्शन होता है या नहीं, शायद ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। मेरे पास कई ऐसे स्कूलों का एग्जाम्पल है, क्लोजर नोटिस दे दिया गया है डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं होने के चलते कि भाई आप 15 दिन के अंदर बना करके सबमिट करें, नहीं तो आपके स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। स्कूल का नाम मैं नहीं ले सकता यहाँ पे। एक स्कूल जो है वो तो 2 साल के लिए उसका एफिलिएशन ही कैंसिल कर दिया सीबीएसई ने, क्योंकि उनके पास डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं था। तो क्योंकि वो स्कूलों का नाम लेना वो फिर वो ब्रांड हार्मिंग वाली बात हो जाती है, तो इसलिए मैं वो नाम ले नहीं सकता। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास जिसमें डीडीएमए ने, एसडीएम साहब ने या साहब ने प्रॉपर नोटिस जारी किया है स्कूलों को कि भाई आपका डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान हमारे यहाँ नहीं बन करके आया है, और अगर आप अगले 15 दिन में सबमिट नहीं कराते हैं तो आपके स्कूल को हम क्लोज कर देंगे। इसको क्लोजर नोटिस बोलते हैं। तो ऐसे ही गया से जहानाबाद के रूट पे एक स्कूल है बिहार में, गया से जहानाबाद के रूट पे बहुत बड़ा स्कूल है। उसे तो इवन नोटिस देने के बाद भी उन्होंने नहीं किया, तो सीबीएसई ने उसका एफिलिएशन ही कैंसिल कर दिया, बोला भाई आप हमसे एफिलिएटेड नहीं है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। और कोई सवाल है तो बताएं। एक क्वेश्चन है कि अगर फायर हो रहा है इन केस में और आप ये कह रहे हैं कि हमें लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो लोग व्हील चेयर से हैं या डिसेबल हैं वो कैसे इवैक्यूएट करेंगे, उनको इवैक्यूएट कैसे कराना? और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में अगर इस तरह का केस हो और लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है तो जो भी स्पेशल बच्चे हैं या डिसेबल बच्चे हैं वो इवैक्यूएट कैसे करें? देखिए, मैंने अभी ही बताया, आपको याद है तनुश्री वो कड़कड़डूमा में वो कौन सा स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है? अमर ज्योति स्कूल। इनका नाम हम ले सकते हैं क्योंकि इनका हम अच्छे काउज में नाम ले रहे हैं। तो ये अमर ज्योति स्कूल 3 फ्लोर का है और इसमें बेसमेंट भी है, और इसमें डिसेबल बच्चा 3rd फ्लोर पे भी पढ़ता है। और हम ही वो लोग थे जो मॉक ड्रिल कराए और सारे बच्चे व्हील चेयर से, और वहाँ रैम बनाया गया है प्रॉपर, अलग से पूरे स्कूल को असेसेबल कर बनाया गया है। तो आप रैम के थ्रू, जो बच्चा व्हील चेयर से आता है और रैम के थ्रू आप बिल्कुल परफेक्टली इवैक्यूएट करते हैं और 4 मिनट में इवैक्यूएट करते हैं। तो इसलिए ये मन में अगर आपको ये डाउट है कि रैम से बच्चे इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे 4 मिनट में, या व्हील चेयर वाला नहीं इवैक्यूएट कर पाएगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसका हम लोगों ने खुद ही प्रैक्टिकल किया है। हम लोगों ने खुद इसको इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम इसमें शामिल रहे हैं। तो आपको लिफ्ट यूज बिल्कुल नहीं करना है, और आप रैम के थ्रू इवैक्यूएट कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया इवैक्यूएशन होता है। there is another question in the window by Abhishek Kumar. Sir, at all the buildings there are signages that reads in case of fire, do not use lift, use the stairs. So in case of fire, what options person with disability have to have, as they cannot use the stairs and lifts are not advised to be used? Why are disaster management plans are not universally accepted? Universally accepted का तो मैं ये बिल्कुल इन्होंने पूछा है कि जो हैंडीकैप्ड है हाउ दे, मतलब जैसे साइनेजेस में नॉर्मली लिखा होता है जो कि ये रीड करता है कि इन केस ऑफ फायर डू नॉट यूज लिफ्ट, तो जो हैंडीकैप्ड है और डिसेबल है वो कैसे? मैं समझ गया डॉक्टर गरिमा, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि रैंप, जैसे हम लोगों ने बताया भी, अमर ज्योति एक हमारे पास ऐसा केस है जिसमें कि 3rd फ्लोर तक रैंप बनवाया है हम लोगों ने, और पूरा स्कूल जो है वो व्हील चेयर से असेसेबल है। और हम लोगों ने वहाँ पे मॉक ड्रिल कराया था कई बार कराने के बाद बिल्कुल परफेक्टली, इवन ब्लाइंड बच्चे हैं वो भी आ जाते हैं इवैक्यूएट करके, और व्हील चेयर वाले भी आ जाते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट इवैक्यूएशन होता है।
व्हील चेयर से इवैक्यूएट करके बिल्कुल सब लोग अपने अपने सही सही जगह पे आकर के खड़ा हो जाते हैं। बस इसमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी कि मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये सब हो पाता है। बिल्कुल नहीं, मॉक ड्रिल से पहले उनको प्लान करना पड़ेगा। जब तक प्लान नहीं होगा तो ये नहीं पता चलेगा कि किसको रैंप से आना है। अदरवाइज अगर सारे बच्चे रैंप में ही आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे सेरीगेट करते हैं कि इतने बच्चे जो हैं वो रैंप से जाएंगे, जो रैंप से जाने, जिनको रैंप से जाना जरूरी है। जो एबल बच्चे हैं वो तो सीढ़ियों से जा सकते हैं, तो उनको क्यों दिया, मतलब भाई दे आर रिक्वायर्ड टू एंगेज द रैंप, तो उनको रैंप पे हम लोग नहीं जाने देते हैं। तो पहले से ये प्लान करना पड़ता है और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग पहले जरूरी है और फिर उस प्लान का हम लोग मॉक ड्रिल कराते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए कि कुछ कमी आपको लगा भी कि अच्छा रैंप जो है क्राउडेड हो गया है ना, या कोई खास एग्जिट जो है वो ओवर क्राउडेड हो गया, तो फिर हम प्लान में जाके उसे चेंज करते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया है, क्योंकि खास टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे ज्यादा बच्चे इकट्ठा हो गए, तो उसे हम फिर उसे कम करते हैं। और जो अगर कई जगह पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पे हम लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप एक एग्जिट और क्रिएट कर लीजिए, और स्कूल ने किया है ना। यहीं पे द्वारका में एक स्कूल है जिनको हम लोगों ने बताया तो उन्होंने 2 एग्जिट बना लिया अपना प्रॉपर। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स के तो प्लान में ही होता है कि दे हैव टू मेक दिस रैंप कंपल्सरी, इनके स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर ही रैंप होना जरूरी है, जिससे क्योंकि जो इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जिसमें ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट हाई होता है, यहाँ पे रैंप से बाहर निकल के आना ये इम्पोर्टेंट है। रैंप इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑल्सो। गरिमा क्या है कि अब जो नए स्कूल बन रहे हैं है ना, वहां या कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहां तो बन ही रहा है रैंप के साथ। बिल्कुल। वो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे कि रैंप नहीं थे, है ना। तो वहां पे अलग से रैंप जो है स्टील के बन जाते हैं आजकल, बन रहे हैं। और कैसा बनना चाहिए वो कोई भी कंसल्टेंट गाइड कर देता है। किसी भी डिजास्टर मैनेजर को बुला लीजिए, वो बिल्कुल बता देता है कि कहाँ से आपको लगाना है, और बहुत ही स्मूथ इवैक्यूएशन होता है। मैं ये आप सबको अश्योर करना चाहता हूँ। I think नकुल एक लास्ट क्वेश्चन और है, what steps should be taken to improve the efficiency of disaster resilience in educational buildings as they lack a lot of awareness regarding disaster management? देखिए मेरे हिसाब से स्टेप तो जितना हम लोग स्कूल को फोर्स कर रहे हैं, ये आपने देखा होगा हम लोग अपने लेवल पे स्कूल को एसडीएम भी लिखते रहते हैं, एनडीए में भी लिखते रहता है, हम लोग भी लिखते रहते हैं। आजकल तो एफएम वाले भी कहते रहते हैं अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना लो, मैं सुनते रहता हूँ, मुझे कोट कर करके कहते रहते हैं वो लोग कि भैया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना लो, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना लो। लेकिन इम्प्रूव ऐसे हो सकता है कि जैसे मेरा बच्चा है जिस स्कूल में पढ़ता है, आप हर किसी का बच्चा किसी न किसी स्कूल में तो पढ़ता ही है, तो हम लोग स्कूलों से इतना सारा सवाल पूछते हैं। अपने बच्चे का एक अगर वाटर बोतल छूट जाता है स्कूल में, तो हम डायरी में लिख के पूछते हैं भैया वाटर बोतल वापस करो, हमारा टोपी छूट गया है बच्चे का। लेकिन शायद ही कोई ऐसा पेरेंट होगा, है ना, जो ये लिख के पूछता है कि जी आपका स्कूल सेफ है क्या। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप पेरेंट्स पूछिए, आपकी गलती है अगर आपके बच्चे के स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अब तक नहीं बना है, तो ये आपका मिस्टेक है। आपके बच्चे को केवल पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो राइट टू एजुकेशन है वो केवल पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपके बच्चे को सुरक्षा के साथ पढ़ने का अधिकार है, और ये आपका राइट है। आप अपने स्कूल को इन्फोर्स करिए कि आप डिजास्टर प्लान बनाइए, मुझे इवैक्यूएशन मैप दिखाइए। किसी होटल में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, आपको ये राइट है कि, और अगर 4 आदमी पूछ ले ना, एक स्कूल में 4 पेरेंट्स पूछ ले, वो स्कूल उसी दिन बनवा लेगा। तो जो साहब पूछ रहे हैं मैं उन्हीं को कहूंगा कि लेट्स स्टार्ट। आप अपने, ठीक है, हो सकता है आपका बच्चा बड़ा हो गया हो, स्कूल में नहीं जा रहा हो, कॉलेज में जा रहा होगा, कॉलेज में पूछिए। अपने बच्चे का किस स्कूल में जा रहा है उससे पूछिए कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना है, और नहीं बना है तो डीडीएमए को बताइए, दे विल इशू ए नोटिस। अच्छा, एक और क्वेश्चन है वो फायर से रिलेटेड है, वो मैं लूंगी। और जो ड्रग्स एंड एल्कोहल से रिलेटेड, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेशन। फायर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, स्कूल और कॉलेज जो के अंदर फायर सिस्टम लगे होते हैं, तो क्या हम लोग उसको जब मॉक ड्रिल होती है तो उसको चेक करते हैं या नहीं करते हैं, और इस फायर सिस्टम चेक करने की जिम्मेवारी किसकी है स्कूलों में?
देखिए हम लोग जो मॉक ड्रिल करते हैं तो उस मॉक ड्रिल में आपके पूरे जो भी असिस्टिंग इक्विपमेंट या टूल्स जिसे आप कहें, जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल है, वो सारे हम लोग यूज कराते हैं। और डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान में वो मेंशन होता है कि कहाँ कहाँ आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है, कहाँ कहाँ पे आपके होज रील हैं, वो सब कुछ मेंशन करते हैं हम लोग प्रॉपर। मैं आपको कम से कुछ नहीं तो 1000 से ज्यादा फोटो हम दिखा सकते हैं, जिसमें खासकर लोग जो है वो होज रील चला करके देख रहे हैं कि मैं पानी निकाल पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, हमारा पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसको टेस्ट करना चाहिए। मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जब आप मॉक ड्रिल करें तब उसे टेस्ट करें, है ना। खास करके होज रील वगैरह या पंप वगैरह तो बेटर है कि आप हर मंथ चेक कर ले, उसी बहाने आपके वो फ्लावर वगैरह को उससे पानी डाल दीजिए महीने में एक बार, वो टेस्ट हो जाएगा आपका होज रील की चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। क्योंकि इमरजेंसी में आपको टाइम नहीं मिलेगा उसे ठीक करने के लिए। और मोस्टली ये देखा गया है कि जहां कहीं पे फायर होता है और अगर आपने ये सब करके नहीं रखा है तो उस दिन आपका सिस्टम नहीं चलेगा, बाकी सब दिन चलेगा, उस दिन नहीं चलेगा। तो उसके लिए रेगुलर जो है उसे टेस्ट करना ही मैं तो बोलूंगा कि जरूरी है। और इसीलिए हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि जिससे कि पता चल जाए एक बच्चे को भी, एक टीचर को भी। नहीं तो क्या होता है, स्कूल में होज ड्रिल लग गया, वेट पाइप लग गया तो लग गया, अब किसी को आइडिया नहीं उसको करना क्यों। तो फायर वाले एनओसी के लिए लगवाया गया था, जिस समय स्कूल को एनओसी चाहिए था, है ना। तो उसे यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा। और कोई सवाल हो तो बताएं, अदरवाइज मेरे हिसाब अगर और सवाल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अभी हम लोग फीडबैक लिंक तैयार कर रहे हैं और वो जल्दी ग्रुप में शेयर किया जाएगा। एक क्वेश्चन आया है कि एनी स्टेप टेकन टू गिव ट्रेनिंग इन स्विमिंग, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग टू स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट। तो नकुल जी आप इसमें जवाब देंगे? आप देना चाहती हैं दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 हजार स्कूल में तो आपने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराई ही होगी, है ना। तो बेटर है कि आप दे दीजिए। नहीं देखिए, एक तो होता है कि डिमांड ड्रिवेन होता है, जो हमारे पास जो कॉल्स आते हैं वो स्कूलों से आते हैं और उनमें हम फायर सेफ्टी और जिस प्रकार की भी जो लाइफ सेविंग स्किल्स है उनकी ट्रेनिंग देते हैं। फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड, सर्च एंड रेस्क्यू, बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स है जिनकी हम ट्रेनिंग देते हैं। पर जहां तक आप ये स्विमिंग और इस तरह की स्किल्स की ट्रेनिंग, वो भी लाइफ सेविंग स्किल्स ही है। और इसके अंदर आपदा मित्र की एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनडीएमए की तरफ से चल रही है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, एनएसएस के भी वॉलंटियर्स, एनवाईकेएस के भी वॉलंटियर्स है जिनको स्पेशलाइज स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इन केस अगर आपको लगता है कि आपके स्कूलों में जो ट्रेनिंग डीडीएमए के माध्यम से दी जा रही है उसमें स्विमिंग की ट्रेनिंग आपको रिक्वायर्ड है, तो आप कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लिख सकते हैं कि हमारे स्कूलों में या हमारे कॉलेज के स्टूडेंट के ग्रुप में इस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फर्स्ट अथॉरिटी होती है जो एज पर द डीएम एक्ट ऑल्सो कि वो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है जो इस तरह के ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फील्ड लेवल पे एक्ट के तहत मैंडेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा प्राइवेट एक्सपर्ट्स और क्वालिफाइड डिजास्टर मैनेजमेंट हम जैसे लोग उपलब्ध हैं मार्केट में आप लोगों की सहायता के लिए। पर आई वुड रिक्वेस्ट ऑल्सो दैट अगर आपको लगता है कि डीडीएमए से नहीं आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। आज दिस ट्रेनिंग आर मैंडेटरी और ऑप्शनल? लाइफ सेविंग स्किल्स ऑप्शनल नहीं हो सकती है सर, ये मैंडेटरी स्किल्स होते हैं और इसकी ट्रेनिंग लेने से आप अपनी लाइफ के लिए मतलब लगता है तनुश्री, जस्ट टू ऐड इन योर टॉक कि जैसे इस बार अर्बन फ्लडिंग हुई है दिल्ली में, वाकई ये सोचना पड़ेगा कि स्विमिंग को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जो फ्लड प्रोन रीजन है दिल्ली का। सो ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ये हम खुद अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं। लाइफ स्किल ट्रेनिंग कभी भी ऑप्शनल नहीं हो सकती है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जा रहा है घर में, स्कूल में कल कुछ हो गया इशू, तो बेसिक फर्स्ट एड देने लायक मैं हूँ घर में, तो हम इमीडिएट इलाज दे सकते हैं। अगर हम उसी के लिए फिर अगर डिस्पेंसरी दौड़ेंगे तो हमारा टाइम लॉस होगा, जो कि गोल्डन टाइम होता है। तो आई थिंक दिस आर द ऑप्शनल स्किल, तो बिल्कुल नहीं है, ये मैंडेटरी है। डॉक्टर गरिमा, फीडबैक लिंक आप देख रहे होंगे सभी, श्रेयस द्विवेदी जी ने शेयर कर दिया है आपके चैट बॉक्स में। आप सभी को
चैट बॉक्स में डाला हुआ है और सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप भर दें। श्रेयस, आप इस पे कुछ ब्रीफ देना चाहेंगे फीडबैक लिंक के बारे में? श्रेयस शायद ट्रेनिंग में नहीं है ऑलरेडी। या गरिमा आप हाँ, मैं इसे क्या हुआ? हेलो। हाँ श्रेयस, आप फीडबैक लिंक के बारे में थोड़ा सा बता दें जी। फीडबैक लिंक मैंने ग्रुप पे भी मैसेज डाला हुआ है चैट बॉक्स में। एक्चुअली फीडबैक लिंक जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है ना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा आज, उसके बाद पोर्टल पे ओपन होता है। एक्टिवेट कर दो, अब तो एक्टिवेट हो सकता है, कंप्लीट ही है प्रोग्राम, तो एक्टिवेटेड होना चाहिए। हाँ, प्रोग्राम ऑलमोस्ट फिनिश है। म्यूट करेंगे। और उसके बाद भी कोई सर्टिफिकेट इन लोगों का तुरंत तो आएगा नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट के लिए जब तक कंसोलिडेटेड 3 दिन की अटेंडेंस बनेगी और वो अपलोड होगी, उसमें वो मैच करके तब अटेंडेंस निकलेगी। तो फिर भी मतलब सर्टिफिकेट के लिए लगभग 1 हफ्ते कम से कम लगेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उससे पहले नहीं हो सकता किसी का। तो इतना आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ये लोग फिर मैसेज लिख रहे हैं कि लिंक फिर से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो लिंक ऊपर कहीं दब गया हो, तो आप फिर से कर दीजिए। ये वही लिंक मैं बिल्कुल भेज रहा हूँ सर। और ये वही लिंक है जहाँ पे आपने जाके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया था। NIDM के पोर्टल पे आप सबने रजिस्ट्रेशन किया है, लगभग 600 लोगों का वहाँ रजिस्ट्रेशन है। तो ये वही की लिंक है। वही इसको दे पाएंगे, वही फीडबैक दे पाएंगे। हाँ। ये भी एक समझने वाली बात। हाँ। और जो मैंने ये जो शेयर किया है, ये केवल NIDM के पोर्टल पे जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है उनके लिए है। हाँ जी, बताएं। हेलो श्रेया सर। जी सर, बताइए। प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा आज का, सो थैंक यू वेरी मच सर। हालांकि किस तरीके से मैंने खोजबीन की, तो मैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, तो बहुत बढ़िया लगा। नकुल जी का, गरिमा जी का, सबका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही ज्वाइन करें, हम लोग ऐसे ही ढेर सारे प्रोग्राम करते रहेंगे आप लोगों के लिए। उम्मीद है पहचान लिया आपने? जी सर। पहचाना नहीं? पहचान लिया सर। पहचान लिया जिगना साहब, आपको पहचान लिया। ओके ओके, थैंक यू सर। और कोई सवाल है क्या अभी? हाँ, तो नकुल जी आप कंक्लूड करिए। आई थिंक या अंजू मैम आप अवेलेबल है? और shall we conclude now? Yes, yes. Yes, ma'am. Please conclude the program now. साधना मैम, प्रिंसिपल मैम है क्या? अंजू प्रिंसिपल मैम ने बोला वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। एक्चुअली वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं और उन्होंने बेस्ट विशेस भेजी है, और साथ में उन्होंने बताया कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं, इट इज इन द प्रोसेस। और इसी तरह से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहेंगे फॉर द स्टाफ, फॉर द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द कम्युनिटी। और इस तरह से हम अपने कॉलेज का, अपने आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते रहेंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के साथ, और एज इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हम कोलैबोरेट करेंगे। और उसके लिए साथ में मैम ने एक और बताया है कि वो हम अपने स्टूडेंट्स और अपने फैकल्टी मेंबर्स को आपदा मित्रा स्कीम जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उसके लिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नेम्स हम लोग इनवाइट करेंगे और अकॉर्डिंगली वो हम SDMA को भेजेंगे। एंड शी हैज आल्सो गिवन अर बेस्ट विशेस। ये मैडम जी, अपने इसके लिए एज फैक्टर क्यों रखा गया है? जी सर, आपदा मित्रा के लिए एज फैक्टर क्यों रखा गया? गैलेक्सी एम जो आप जिससे भी रजिस्टर हो रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन मैम नहीं दे सकती, और ये प्लेटफॉर्म आपदा मित्रा की डिस्कशन के लिए नहीं। हम लोगों ने जस्ट एक इंफॉर्मेशन दिया कि एक स्कीम है। So we have now reached to the end of the program, and I think we should conclude. This program is for the training of Aditi College staffs and volunteers and other people who are working in the education sector in coordination with NIDM. Anju ma'am, we can now conclude the program. I would like to invite Professor Sadhana Jain for present vote of thanks of 3 days. Sadhana ma'am, over to you. Okay. Esteemed academicians, distinguished professionals and aspiring students, with immense gratitude, I extend my heartfelt thanks to all the distinguished guests
experts and participants who made the 3-day online training program on role of disaster management plans to enhance the resilience of educational institutional buildings, resounding success. We are sincerely grateful to the National Institute of Disaster Management Zone for Solution for collaborating with Aditi Mahavidyalaya for organizing the informative event, bringing together experts from various fields to share their insights. My special thanks go to Professor Mamta Sharma, Principal Aditi Mahavidyalaya, for her continuous support, her eagerness and motivation to acquaint and equip members of Aditi Mahavidyalaya with necessary knowledge and skills to deal proactively with emergencies and disasters. It is only under her very able guidance and inspiration that we have been able to organize awareness programs and training programs, and this program too. We are deeply honored to have had the privilege of learning from eminent personalities like Shri Sushil Singh Ji, Special CEO DDMA, who emphasized the importance of updated disaster management plans due to changing nature of the disasters, and the DDMA guidelines regarding resource inventory, floor-wise evacuation plans, and collection areas to minimize the risk and the losses. Special thanks to Dr. Anita Bhatnagar Jain, IAS retired, for shedding light on the vulnerability of women and girls, backed with data and significance of mainstreaming women in governance and DDR, and her valuable inputs on international framework and PM 10-point agenda on DDR. I thank Shri Rajendra Singh Ji, member DDMA, from the core of my heart for spreading the knowledge and information about the role of disaster management plans, response plans, and the involvement of one and all in reducing the vulnerabilities and in mitigating the disastrous impact of different kinds of disasters. I highly appreciate his commitment to making everyone aware of the importance of preparedness and risk reduction strategies. I thank Dr. Garima Agarwal, Senior Consultant, NIDM, for providing valuable insights about various mandates, guidelines related to disaster management, registration of the plan with DDMA, etc. The examples, graphs, and images shared by her made learning very easy. We extend our gratitude to Shri R.C. Sharma, the former Director, Delhi Fire Services, for enlightening us on fire risk mitigation in educational buildings. He deliberated upon the importance of installation, usage, and maintenance of firefighting equipment in educational institutions. Sir, the insights shared by you will help a lot in DDR. I am highly thankful to Professor B.W. Pandey from the Department of Geography, University of Delhi, for his insights on high altitude hazards in Indian Himalayan region and his solutions like ecosystem restoration for risk reduction, livelihood sustainability, and resolving the issue of water scarcity through ecosystem restoration, and to resolve the issues of migration also. And these were his suggestions were really very enlightening. Our heartfelt thanks goes to Mr. Nakul Kumar Tarun, Director, Zone for Solution, for guiding us in the development of operational, accessible, and inclusive disaster management plans, risk analysis, and preparedness for mitigation plans for educational institutions, including risk assessment and mapping, development of the team and the task force, and the importance of self-glow maps, etc. He has been very instrumental in planning, organizing, and conducting programs on disaster management plans, and disaster risk reduction. Thanks a lot for associating with Aditi Mahavidyalaya, sir. A special mention to Shreyansh Dwivedi ji, Resilient Infrastructure Division, NIDM, Ministry of Home Affairs, Government of India, for resolving the queries of the participants related to registration, etc., and also for recapitulating the proceedings of the
program day wise, and ensuring that ensured that what we retain the information properly. Last but not the least, we are thankful to all the participants and supporting agency, Zone for Solution, for their active engagement and meaningful contributions to the discussions. Without your support, it was not possible to organize the training program. Once again, I thank you all for making this training program a great success, and we look forward to implementing the learnings to create safer and more secure educational environments for our children and the communities. Thank you. Thank you, ma'am. May I request everyone to kindly switch on their video so that we can have a group photograph on screen through screenshot. Everybody, if they can switch on their video. Nakulji, can we coordinate this? कैसे करेंगे? नहीं लगता कि सभी लोगों ने किया है। अभी इतने अच्छे लोग थे, इतने स्मार्ट लोग, आप लोगों ने कैमरा बंद क्यों किया था? हाँ, अब अच्छा फोटो आया है। थैंक यू एवरीबॉडी। So now shall we formally conclude the program, Dr. Garima and Dr. Sadhana Jain, with your permission now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone, for joining this program and making it, doing it so successfully. My heartfelt congratulations to Aditi College, and I'm sure that with the collaboration with the DDMA and Zone for Solution, you will organize more such training programs and awareness programs, and will take the lead in this area. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. I endorse it. Thank you. Now we formally conclude the meeting. We are ending it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am.